समय मिल जाएगा, इधर ध्यान। ऐसी होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। ऐसे गई, ऐसे घूम के आई और क्लोज लूप बनाया। जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहां भी कितना होगा, वो कर्व लेके आएंगी ना कुछ पाथ। सोलेनॉइड के जस्ट ऊपर या नीचे देखोगे तो क्या होगा, जीरो होगा। और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट एन आई। ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, क्या है, कांस्टेंट। म्यू नॉट पता है क्या होता है, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस। आई तो दुनिया को पता है क्या है, करंट। स्मॉल एन और कैपिटल एन दो टर्म्स और आते हैं यहां। ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल कितने टर्न्स हैं, और ये होता है टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन होता है टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन होता है टोटल टर्न्स। यानी इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहें तो टोटल टर्न्स ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, टोटल लेंथ कितनी है सोलेनॉइड की, ये रिलेशन आता कि नहीं आता। तो अगर तुम कैपिटल एम के टर्म में अगर लिखना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड तो स्मॉल एन की वैल्यू यहां से उठा के छाप सकते हो। तो सोलेनॉइड के सिर्फ रिजल्ट से मतलब है मुझे। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, समझ में आ रहा है। और जस्ट बाहर क्या होता है, यही सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड का सिर्फ इतना ही रिजल्ट याद रखना है मुझे अभी के लिए, बाद में हम पढ़ेंगे सोलेनॉइड थोड़ा और डिटेल में। अभी और सुनते जाएं, अभी ना लिखें, मैं फिर से बोल रहा हूं अभी ना लिखें, चलने दो। अब हमारे पास दो चीजें आ गई जो हमें पढ़ना है। अब हम पढ़ रहे हैं इंडक्टेंस। क्या पढ़ रहे हैं, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में हमारे पास दो प्रकार के इंडक्टेंस होते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे वहां कैपेसिटेंस होता था वैसे ही यहां पे क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। सेल्फ इंडक्टेंस को डिनोट करते हैं एल से, म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिनोट करते हैं एम से। दोनों की एसआई यूनिट होती है हेनरी में मेजर किया जाता है। तो इंडक्टेंस जो मेजर किया जाता है वो हेनरी में मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले टॉपिक है जो हमको देखना है वो है सेल्फ इंडक्टेंस। ध्यान दें, अभी सुन लें, पहले का टाइम मिल जाएगा, मैं पूरा बोर्ड भर दूंगा। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, जैसे एक बात बताओ, एक कॉइल ले लिया, इस कॉइल में करंट है आई, कॉइल में करंट कितना है आई। सिर्फ सेंटर ही तो एक जगह है जहां मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं, यू नॉट आई बाई 2r, आर रेडियस। और कहीं निकाल सकता हूं क्या, नहीं निकाल सकता। लेकिन एक चीज तो गारंटेड है, क्या इस कॉइल से फ्लक्स जाएगा इस करंट की वजह से, जाएगा ही तो होगी नहीं मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी होगी, बाहर होगी ना, मान लो होगी कि नहीं होगी, इसकी वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसकी वजह से खुद के करंट की वजह से एक फ्लक्स आएगा इनटू एरिया। लेकिन दिक्कत क्या है, एक छोटी सी दिक्कत ये है कि बस सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड में नहीं निकाल सकता। ये समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात जरूर बोल सकता हूं कि अगर करंट दुगना कर, जैसे यहां मैग्नेटिक फील्ड पहले 20 आ रहा था, 30 टेस्ला, अब मैंने करंट दुगना कर दिया तो 40 टेस्ला आएगा। 3 गुना कर दिया तो 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना कर दिया तो 4 गुना हो जाएगा। यानी एक स्टेटमेंट तो मैं ये बोल सकता हूं कि खुद के करंट की वजह से, इस आई की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है इस कॉइल से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ये जला क्या, पक्का समझ में आ रहा है। तो एक स्टेटमेंट तो मैं ये बोल सकता हूं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। यानी जब ये कांस्टेंट हटा के इक्वलिटी लाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल टू करूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और इसी कांस्टेंट को नाम देते हैं इंडक्टेंस। वो सेल्फ भी हो सकता है, म्यूचुअल भी हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। क्यों, फ्लक्स तुमने सेल्फ की वजह से निकाला है ना, खुद कॉइल में करंट जाने की वजह से जो फ्लक्स आया है, इसीलिए उसको क्या नाम देंगे,
सेल्फ इंडक्टेंस। मिल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्लक्स जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है, जो करंट जा रहा है कॉइल में। फ्लक्स इक्वल टू क्या आ गया? एल आई, फॉर्मूला नंबर। दूसरा, तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे कैसे? सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे कैसे? ऐसे निकालेंगे जैसे मैं सोलेनॉइड का निकाल रहा हूं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ध्यान देना। सोलेनॉइड ये रहा, ऐसा डायग्राम बना देता हूं। ये सोलेनॉइड है, ये लेंथ एल है, बड़ा बना रहा है। करंट आई जा रहा है, इस खुद के करंट की वजह से जो फ्लक्स आया होगा वही तो लिखना है। ये लेंथ एल है, और कैपिटल एन समझ में आता है क्या है, और स्मॉल एन भी समझ में आता है हमें क्या है। जरा सब लोग इधर ही ध्यान दें अभी। तो अगर मैं फ्लक्स लिखूं इससे टोटल, तो फ्लक्स कितना आएगा? मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया था हमने पहले ही, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है रट लिया हमने, म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया। एरिया क्या होगा? चला, तो म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर इंटू आई, यही तो फ्लक्स है। तो फ्लक्स को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल आई। फ्लक्स यही तो है, एल आई। यानी एल क्या लिखा हुआ है? चला, यही तो एल है। यानी सेल्फ इंडक्टेंस जो सोलेनॉइड का आ गया वो कितना आ गया? म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर। और इसको अगर तुम वैसे कन्वर्ट करना चाहो, म्यू नॉट स्मॉल एन को क्या लिख सकते हो? कैपिटल एन बाय। अच्छा ध्यान दो, कि सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या करंट पे डिपेंड कर रहा है? नहीं डिपेंड कर रहा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो, ज्योमेट्री पे। ये बोल सकता हूं ज्योमेट्री। रेडियस क्या है, जो सोलेनॉइड है उसके कॉइल की रेडियस क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसमें टर्न्स कितने हैं, इन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा है। क्या वो करंट पे डिपेंड कर रहा है? तो सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्री। एंड सेकंड, मटेरियल साइड। मटेरियल इनसाइड क्यों भाई? मैंने ये बताया था कि अगर इसमें मैं आयरन की रॉड डाल दूं बीच में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास आ जाएंगी। आयरन कोर डाल दिया अंदर, क्या डाल दिया? आयरन कोर। तो कोई भी मटेरियल हो सकता है जो आयरन जैसी प्रॉपर्टीज रखता हो। तो उसमें क्या होता है, कोई मटेरियल अंदर डाला तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास आने लगेंगी। जब लाइंस पास में आती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बढ़ जाता है, और म्यू नॉट चेंज हो जाता है। क्यों बढ़ जाता है? कि वो म्यू नॉट नहीं होता। जैसे अगर तुमने ऐसा मटेरियल चुना, जैसे यहां म्यू नॉट है, वहां क्या होता था? एप्सिलॉन नॉट। यहां म्यू होगा तो वहां क्या होगा? ई होगा। जैसे वहां डाइलेक्ट्रिक डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 गुना है, यहाँ ऐसा मीडियम डाल दिया जिसका रिलेटिव परमिबिलिटी 3 है, तो यहाँ 3 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तुम कोई मटेरियल डालने से ये म्यू नॉट चेंज हो जाता है, और पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है, इसीलिए इंडक्टेंस भी चेंज हो जाता है। तो ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, और तुमने कौन सा मटेरियल अंदर रख रखा है इस बात पे भी डिपेंड करता है। लेकिन खास बात क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस वो सोलेनॉइड का ही पूछेंगे। क्यों किसी और का नहीं पूछेंगे? अरे सबसे सिंपल होता है एक कॉइल, हम उस कॉइल का ही निकाल पा रहे हैं। क्या इस कॉइल का फ्लक्स निकाल पा रहे हो हर जगह? मतलब पूरा फ्लक्स निकाल पा रहे हो? नहीं निकाल पाओगे तुम इंटीग्रेशन से। क्यों? अरे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं निकाल पा रहे, फ्लक्स कहां से लिखोगे? सिर्फ एक ही जगह तो निकाल पा रहे हो, वो कौन सी जगह है? लेकिन सोलेनॉइड का आसान इसलिए बन गया क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आ गई थी? कांस्टेंट। तो आसानी से लिख पाए फ्लक्स। आसानी से फ्लक्स लिख पाओगे तो आसानी से फ्लक्स में से सिर्फ आई हटाना है तुमको, बचा हुआ क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। फ्लक्स में से आई हटा दोगे तो बचा हुआ पूरा क्या लिखा हुआ है? एल लिखा हुआ। अब लिख डालो। और सेल्फ नाम क्यों दे रहे हैं समझ में आ रहा होगा, खुद में जाने वाले करंट की वजह से फ्लक्स निकाला गया है। अभी म्यूचुअल और लिखूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अब छाप लो।
3 हो गई थी कंप्लीट। होमवर्क तो चौथी भी दे दी थी। तो प्रोसीजर समझ में आ गया हमें सेल्फ इंडक्टेंस का, ज्योमेट्री और मटेरियल इनसाइड। तो सेल्फ इंडक्टेंस सिर्फ सोलेनॉइड का ही पूछेंगे कि लगभग निकाल पाते हैं, और अगर किसी चीज का निकाल पाएंगे तो वो उसका ही पूछ लेंगे। क्या क्या ये समझ में आ गया डायग्राम? यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, लाइंस थोड़ा ऊपर से जाएंगी, सर कांस्टेंट होता है। फिर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो टूल के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ। सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज फ्लक्स passing through any geometry shape if 1 ampere current is passed through। अभी लिख लेना, बाद में भी मैं समझा देता हूँ। ये मैंने डेफिनेशन बनाई कैसे। फ्लक्स होता है एल आई, अगर करंट 1 एम्पियर कर दूं तो फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? इंडक्टेंस के बराबर। यही तो लिखा है, फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू एनी रीजन व्हेन 1 एम्पियर करंट पास थ्रू इट। वही फ्लक्स क्या बन जाएगा अपना? जैसे
जैसे ये डेफिनेशन हमेशा बना सकते हैं, ये एक बहुत बढ़िया चीज है कि अगर जो लोग डेफिनेशन वगैरह याद करके नहीं जाते, तो अगर एक दो नंबर में आ जाती है स्कूल में, तो मैं तो हमेशा ऐसे ही लिखता था जैसे कोई भी फॉर्मूला पता है, रो एल बे। रजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी है। रजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। गलत कर ही नहीं सकता। हाँ गलत बोला, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं? कोई फॉर्मूला ले लो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रजिस्टर इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं, रजिस्टर इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी ऑब्जेक्ट हैविंग करंट 1 एम्पियर। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलूं? दिमाग से खेलो, पूरे नहीं देगा तो कुछ तो देगा। अगर याद नहीं है किसी का और फॉर्मूला याद है तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब मिल जाते हैं वैसे कि जनरली डेफिनेट अब नहीं मिलते। अब तुम चेक कर, उसका तो खैर तुम्हें आइडिया होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिनोट करते हैं किससे? एम से। ये जिला जरा समझे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। जैसे मैंने एक कॉइल ले लिया छोटा और एक कॉइल ले लिया बड़ा, ठीक। इसमें करंट जा रहा है आई, इसका रेडियस दे दिया बी और इसका रेडियस दे दिया बड़े वाले का ए, और ए इज वेरी मच ग्रेटर देन बी, मैंने ऐसा दे दिया। सब लोग इधर ध्यान दें, म्यूचुअल समझे म्यूचुअल। अब एक बात बताओ, इसमें करंट में चेंज करूंगा तो क्या इससे फ्लक्स चेंज नहीं होगा? चेंज होगा। पहले मैं क्या कर रहा था, खुद में जाने वाले करंट की वजह से फ्लक्स निकाल रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी और शेप में करंट चेंज करने की वजह से इसमें फ्लक्स आएगा। मतलब किसी और शेप में करंट जा रहा है तो भी इसमें क्या आएगा? फ्लक्स आएगा। तो देखें जरा, फ्लक्स निकालें। इसको नाम देता हूं कॉइल 1, इसको नाम देता हूं कॉइल 2। तो फ्लक्स थ्रू कॉइल 1 निकालना, जरा कितना आएगा? मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जो सेंटर पे होगा वही पूरे में होगा, क्यों? ये बहुत छोटा डिस्टेंस, पॉइंट भी तो मान सकते हैं लगभग कि ए डिस्टेंस क्या है, काफी ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है। तो ऐसा है, ए इतना बड़ा, इतना बड़ा, तो जो यहाँ होगा मैग्नेटिक फील्ड वही होगा। डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्लक्स कॉइल 1 से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर, जिला। एरिया क्या आएगा? पाई ए स्क्वायर। ये फ्लक्स आया, फ्लक्स इक्वल टू म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाय 2b इंटू आई। तो आई को हटा के जो पूरा लिखा हुआ है वही क्या है? इंडक्टेंस। लेकिन इस बार सेल्फ नहीं है, वो कौन सा है? म्यूचुअल। म्यूचुअल इंडक्टेंस आया म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाय 2b। ध्यान देना, ऐसा ही ये भी हो सकता है। तो ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पूरा लिखें इसको तो 1 2, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 या ड्यू टू कॉइल 2। अब ऐसा भी तो हो सकता है इसमें करंट की वजह से यहां फ्लक्स चेंज हो रहा हो, में तुम करंट डालोगे तो यहां भी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह आएगा। तो उसको हम डिनोट क्या करते? M21। लेकिन वो हम निकाल नहीं पाते। यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना बहुत मुश्किल है। बड़े मैथमेटिक्स तो निकाल दोगे, लेकिन ये गारंटी है कि M21 और M12 क्या आएगा? बराबर। तो झंझट ही खत्म हो गया। वो कैसे निकाला उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो 1 का 2 के रिस्पेक्ट में आएगा म्यूचुअल, इसीलिए उसको नाम क्या देते हैं? म्यूचुअल। 1 का 2 के रिस्पेक्ट में और 2 का 1 के रिस्पेक्ट में सेम आएगा। तो ऐसे शेप्स का ही निकाला जा सकता है म्यूचुअल। अगर फ्लक्स लिख पाओगे तो ही तो बनेगा काम, नहीं लिख पाओगे तो नहीं बनेगा। ये मैंने बताया भी था, इस टाइप का एक हार्ट पेसिंग डिवाइस डीसीटी में एक क्वेश्चन भी था, जहाँ टर्म्स भी लिए थे N1 N2, पूरा सॉल्व किया था। खैर हमें आज की क्लास में कंप्लीटली सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ना है। इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस, ध्यान दें। पूरी क्लास लगभग कैपेसिटर जैसे चला था वैसे ही चलेगी, जरा ध्यान देना।
या शांत रहो, बातें भी करने लग गए। तो आज हमें पढ़ना है वो है इंडक्टर। जैसे कैपेसिटर है वैसे ही इंडक्टर होता है, इसको भी डिनोट एल से करते हैं। कुछ नहीं, ये सोलिनॉइड को ही क्या बोल देते हैं, अगर एक सोलिनॉइड है अच्छा खासा तो उसको ही क्या बोल देंगे, लॉन्ग सोलिनॉइड है उसको ही क्या बोल देते हैं, इंडक्टर बोल देते हैं। लॉन्ग सोलिनॉइड को इंडक्टर बोलते हैं। यार अभी हमें सोलिनॉइड से ज्यादा लेना देना नहीं। इंडक्टर है, जैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, इंडक्टर का क्या होता है, इंडक्टेंस। और ये फिर से किसमें, हेनरी। इंडक्टेंस किसमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी में। तो इंडक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं। अब इंडक्टर है क्या जरा समझो, चीज क्या है ये। अच्छा कैपेसिटर, मुझे ये बताओ कैपेसिटर क्या चाहता है, कैपेसिटर का नेचर क्या है, उसके अंदर चार्ज तुरंत से चेंज हो जाए, या कैपेसिटर ये चाहता है कि उसके अंदर से तुरंत चार्ज चेंज ना हो, ना हो। कैपेसिटर की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर चार्ज को तुरंत चेंज नहीं करना चाहता। साइड में लिख देते हैं, ये इंडक्टर चल रहा है, साइड में क्या लिख देंगे, कैपेसिटर। बिल्कुल वैसे ही चलेगा। कैपेसिटर क्या चाहता है, कैपेसिटर डजंट अलाउ सडन चेंज ऑफ चार्ज। कैपेसिटर फटाक से चार्ज का चेंज नहीं चाहता। कैपेसिटर ये नहीं चाहता कि उसके अंदर से तुरंत से चार्ज चेंज हो जाए। इसीलिए ध्यान देना, जैसे एक कैपेसिटर लेते हो तुम, अनचार्ज कैपेसिटर है ये तुम्हारा, ये तुमने रजिस्टर वगैरह लगा दिया और ये बैटरी लगा दी, और तुमने जैसे ही सर्किट को क्लोज किया, जैसे तुमने सर्किट क्लोज किया उस सिचुएशन को क्या बोलते हो तुम, टी इक्वल टू जीरो बोलते हो। याद आया कुछ, टी इक्वल टू जीरो पर कैपेसिटर कैसा वेव करता है, वायर। क्यों करता है वायर, क्योंकि वायर फायर करेगा तो वो कुछ चार्ज स्टोर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या उस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो चार्ज आएगा। Q बाय सी, क्यू इक्वल टू सी वी होता है ना। अगर V ही जीरो होगा चार्ज नहीं आएगा, और वायर का V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। यानी कैपेसिटर ये बोल रहा है भाई तुमने जब ये ओपन कर रखा था तब मेरे ऊपर चार्ज जीरो था, अब तुम क्लोज करोगे तब भी तुरंत उसके बाद चेंज नहीं होगा। मेरे पास तुरंत ने जैसे स्विच क्लोज किया फिर भी मेरे पास कितना चार्ज रहेगा, जीरो। मैं फटाक से चार्ज चेंज नहीं कर सकता अपने अंदर। तो उसने बोला पहले जीरो था बाद में भी जीरो है, इसीलिए कैसा वेव करता है, टी इक्वल टू जीरो प्लस पे क्या वेव करता है, वायर। और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर बोल रहा है हाँ धीरे धीरे चार्ज हो, धीरे धीरे चेंज कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप फटाक से चाहते हो वो काम नहीं कर पाऊंगा। तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होने लगा, चार्ज बढ़ता गया, टी इक्वल टू इन्फिनिटी आ गई, स्टेडी स्टेट, पूरा चार्ज हो गया जितना हो सकता है। ये समझ में आया, जैसे ही पूरा चार्ज हो गया कैपेसिटर, अब तुम सोचो उठा के एक नई बैटरी लगा दो, तो ऐसा नहीं है तुरंत चार्ज चेंज हो जाएगा, वो फिर से धीरे धीरे और चार्ज होगा। जैसे ही तुमने ये 5 वोल्ट लगाया, अब हटा के यहाँ 10 वोल्ट लगा दोगे तो कैपेसिटर फटाक से नहीं 10 वोल्ट पोटेंशियल ले लेगा, वो धीरे धीरे फिर और चार्ज होगा। तो जो भी काम करता है वो कैसे करता है, धीरे धीरे। तो कैपेसिटर टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ओपन क्यों, पूरी तरीके से चार्ज हो गया, अब वो और चार्ज नहीं हो सकता, इसलिए वो कैसा वेव करता है, ओपन। ऐसा ही यहाँ इंडक्टर है, तो समझे, सेम टू सेम नहीं है। जरा बताओ इंडक्टर में हम फ्लक्स कैसे लिखते थे, एल आई। इससे एक बढ़िया एक्सप्रेशन मिला कि ईएमएफ कैसे आएगा फिर, इसका मतलब फ्लक्स है तो ईएमएफ का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव डी फाई बाय डी टी, यानी एल तो कांस्टेंट है, एल तो एक नंबर है, ज्योमेट्री वोमेट्री पे डिपेंड करता है, डी आई बाय
यानी एक इंडक्टर बिहेव्स एज बैटरी। यार वो तो कैपेसिटर भी बैटरी बिहेव करता है, वायर भी बिहेव कर सकता है और बैटरी भी बिहेव कर सकता है। अगर चार्ज कैपेसिटर हुआ तो वो बैटरी की तरह बिहेव करता है, तो इंडक्टर एक बैटरी की तरह बिहेव करता है। अब उस बैटरी का ईएमएफ कितना है, वोल्टेज कितना है, एल डी आई बाई डी टी। तो करता कैसे है जरा समझे। ये तुमने एक इंडक्टर ले लिया, ये तुमने इंडक्टर ले लिया, ये करंट आ रहा था उसमें आई। अगर तुम्हारा करंट इंक्रीजिंग है, वैसे एक बात बताओ, इसमें सही में एक नेगेटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, लेंज लॉ के हिसाब से होना चाहिए। ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, जरा इसको समझे। अगर करंट बढ़ रहा होगा, अगर देखो करंट कांस्टेंट हुआ तो क्या ये कोई बैटरी बनेगा, नहीं बनेगा। डी आई बाई डी टी क्या होता है, जीरो। ईएमएफ कितना हुआ। तो अगर करंट कांस्टेंट हुआ, क्या हुआ, कांस्टेंट, तो ईएमएफ कितना आएगा। करंट इंक्रीजिंग हुआ, इंक्रीजिंग हुआ, करंट कैसा हुआ, इंक्रीजिंग, तो ये बैटरी तो बनेगा, लेकिन ऐसी बैटरी बनेगा कि करंट को बढ़ने से रोके। यही तो लेंज लॉ है। मतलब जैसे करंट चेंज होगा या तो बढ़ेगा या घटेगा। अगर करंट बढ़ रहा है तो ये बैटरी बनेगा, और उस बैटरी की पोलैरिटी ऐसी होगी, कैसी होगी, करंट घटे। घटे मतलब करंट को अपोजिट, करंट बढ़ रहा है तो ऐसी बैटरी बननी चाहिए। देखो ये बैटरी कैसी है, इस करंट को सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है। बैटरी, ये वाली बैटरी ये चाहेगी ना करंट ऐसा जाए, तो बैटरी बनेगी एल डी आई बाई डी टी की, लेकिन कैसी बनेगी, इस पोलैरिटी की। अगर करंट डिक्रीज कर रहा होता तो बढ़ाता, तो बैटरी ऐसी बनती जो इस करंट को क्या करे, बढ़ाए। तो ऐसी पोलैरिटी की बैटरी। तो ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं। करंट के घटने या बढ़ने से तुम ये बता सकते हो कि जो बैटरी बन रहा है ना इंडक्टर, वो इस पोलैरिटी की बैटरी बन रहा है। ये जिला मैं क्या बोल रहा हूं। दूसरी, ये पहली कहानी हुई। तो हमने सबसे पहली कहानी क्या पढ़ी, भाई एक इंडक्टर है वो एक बैटरी बन जाता है, और कितने ईएमएफ की बैटरी बन जाता है, एल डी आई बाई डी टी। मतलब उनको डी आई बाई डी टी देना पड़ेगा, वरना हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इंडक्टर एक बैटरी बन जाता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। मैग्नीट्यूड से मतलब है पोलैरिटी तो हम वैसे ही देख सकते हैं। करंट बढ़ रहा होगा, जैसे इस डायरेक्शन में करंट बढ़ रहा है, ये करंट इधर जा रहा है, करंट अगर बढ़ रहा है तो ये ऐसी बैटरी बनेगा कि इस करंट को क्या करे, अपोज करे। अपोज मतलब ऐसा। और अगर करंट घट रहा है तो इस करंट को सपोर्ट करेगा, ऐसी बैटरी में सपोर्ट मतलब ऐसा। दूसरी खास बात, कैपेसिटर क्या बोलता था कि मैं अपने अंदर चार्ज को फटाक से चेंज नहीं कर सकता, मेरे अंदर अगर चार्ज चेंज होगा तो धीरे धीरे चेंज होगा। ऐसे ही इंडक्टर भी कुछ ना कुछ बोल जाता है। इंडक्टर डजंट अलाउ, इंडक्टर डजंट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। इंडक्टर बोलता है भाई मैं अपने अंदर से करंट को फटाक से चेंज नहीं कर सकता, धीरे धीरे करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फटाक से करंट चेंज करना चाहो तो वो नहीं हो सकता मेरे अंदर। ये समझ में है। इंडक्टर का ये स्वभाव है कि मैं करंट जो है कांस्टेंट रखूं अपने अंदर, तो जैसा है वैसा रखूं। दोनों के अंदर इनर्शिया है, आलसी है दोनों के दोनों। वो अपने अंदर चार्ज नहीं चेंज करने दे रहा तुरंत, ये अपने अंदर करंट चेंज नहीं करने दे। तो एक बात बताओ, जैसे एक इंडक्टर ले लूं मैं, यहां ध्यान देना, इसी से कंक्लूजन बना रहा हूं, यहां ध्यान दो। एक इंडक्टर ले लो, तुमने इंडक्टर ले लिया, ये रजिस्टर ले लिया, और ये एक बैटरी ले ली, और तुमने अभी स्विच ओपन कर रखा था। तो इंडक्टर से करंट कितना था स्विच ओपन करने के पहले, मतलब स्विच ओपन था, जीरो। तुम स्विच क्लोज भी कर दोगे तो भी फटाक से करंट नहीं आना चाहिए इंडक्टर में। इंडक्टर बोल रहा है थोड़ी है, थोड़ी देर पहले जीरो था, तुम स्विच क्लोज कर दो बहुत आ जाए, नहीं आएगा। तो इंडक्टर क्या बोला, पहले भी जीरो था, जैसे ही तुमने स्विच क्लोज किया उसके जस्ट बाद भी क्या रहेगा, जीरो। तो जस्ट बाद भी जीरो रहने के लिए हमने बोला इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। अगर तुम इंडक्टर को यानी t इक्वल टू जीरो प्लस पे इंडक्टर को ओपन सर्किट कर दो तो क्या करंट जीरो नहीं रहेगा, जीरो हो जाएगा, मतलब उसकी बात सही हो जाएगी। मैंने क्या बोला, स्विच क्लोज करने के बाद भी मेरे अंदर से करंट क्या होना चाहिए, जीरो। वो तभी हो सकता है जब इंडक्टर कैसा बिहेव करे, ओपन सर्किट।
ठीक है, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर एक वायर बन जाएगा। क्यों वायर बन जाएगा, ध्यान दो। करंट फ्लो होता गया, करंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, करंट सेचुरेशन पे आ गया, जैसे चार्ज पूरा फुल चार्ज हो जाता था ऐसे ही इसके अंदर जितना करंट जा सकता था वो पूरा चला गया। अब और करंट नहीं चेंज हो सकता, तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा, एक वायर। समझ में आ रहा है? इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक, कैपेसिटर का याद कर लो। कैपेसिटर टी इक्वल टू जीरो पे क्या होता है, वायर या फिर बैटरी। वायर ही याद रखो, बैटरी अपने आप कॉमन समझ जाएगा। कैपेसिटर टी इक्वल टू जीरो पे वायर होता है, ये टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे वायर होता है। कैपेसिटर टी इक्वल टू इन्फिनिटी ओपन सर्किट होता है, ये टी इक्वल टू जीरो पे ओपन सर्किट। जस्ट उल्टा ही तो है। और इनके कारण क्या है, ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तुम दुकान से इंडक्टर खरीद के लाए, टी इक्वल टू जीरो वो टूट जाएगा। के अंदर से करंट ना जाने का मतलब ओपन सर्किट ही तो हुआ। तो ये दोनों स्टेटमेंट इनके इसलिए आए, ये दोनों कंक्लूजन इसलिए आए क्योंकि उन दोनों की दोनों ही अपने अंदर चार्ज और एक अपने अंदर करंट को चेंज। समझ में आया? यानी टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ईएमएफ कितना होगा इंडक्टर के अक्रॉस, जीरो। वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, जीरो। यानी टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे डी आई बाई डी टी क्या होगा, कंक्लूजन बनाना चाहो तो जीरो। डी आई बाई डी टी जीरो मतलब करंट मैक्सिमम। कोई चीज मैक्सिमम होती है तभी तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। नहीं जला मैं क्या बोल रहा हूं? तो यानी टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर से करंट पहले जीरो था, बढ़ते 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 क्या हो गया होगा, मैक्सिमम। ऐसे ही उसमें भी होता है, चार्ज बढ़ते 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 चार्ज क्या हो जाता है, मैक्सिमम। लिख डालो इन दोनों की। कल क्लास थी क्या संडे को तुम लोग? क्या इसकी नहीं लगती, अपन लेते, अपन इतने में ही पूरा करा देंगे। मैंने बस बोला है, करा दिया क्या? चलो जल्दी लिखो। हटा दूं? तो जिसका कैपेसिटर का सर्किट वाला पार्ट अच्छा था, तो अब ये वाला पूरा पार्ट सर्किट अच्छा हो जाएगा।
बता दूं? बता दूं? हाँ। क्या? ये करंट इंक्रीज हो रहा है इसमें, ये ऐसी बैटरी बनना चाहिए करंट डिक्रीज हो। डिक्रीज मतलब बैटरी की टेंडेंसी क्या होती है, जैसे बढ़ा जाना। क्या सेम लिया? अरे बैटरी की टेंडेंसी होती है कि छोटे टर्मिनल से बड़ा टर्मिनल फ्लो कराए। इसमें करंट कम हो रहा था, तो ऐसी बैटरी बनेगी करंट ऐसा बढ़े, तो ये बैटरी थोड़ा सा करंट ऐसा और दे दे। इन दोनों में अंतर क्या है ऐसा? अंतर पोलैरिटी का अंतर है सीधा सीधा। क्या? सेम डायरेक्शन जा रहा है, मेरे सामने एरो उल्टे बना रखे हैं। अरे एक एक कोई बोलो, आवाज ही नहीं आ रही यहाँ तक। अरे एक बोलो एक। अरे शांत हो जाओ यार, सुनने तो दो। करंट कैसा जाता है, छोटा सा बड़ा, कैसे बड़ा? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? करंट यहाँ ऐसा था ना, ऐसा था। ये पहले बढ़ रहा था, करंट बढ़ रहा था, तो ऐसा ऐसी बैटरी बननी चाहिए कि इसको अपोज करे। इसको अपोज करने वाली बैटरी ये है, भूल जाओ करंट लो। इसको अपोज करने वाली बैटरी ये बन गई। जब करंट घट रहा था, डायरेक्शन में ही तो है करंट, देखो ऊपर। अब ये घट रहा है, बैटरी ऐसी बननी चाहिए कि इसको बढ़ा दे। इसको बढ़ा दे मतलब ऐसा, ये हटा ही दो। हटा दूं? चलो जरा देखें, जरा समझे इसका उपयोग क्या है। क्या आएंगे क्वेश्चन? चलो इधर ध्यान दो। जैसे मैंने बोला, ध्यान देना, एक बैटरी है, ये रजिस्टर है 2 ओम। सब लोग ध्यान दो। एक बैटरी है 4 वोल्ट, और एक इंडक्टर है 2 हेनरी। ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, और करंट ऐसा जा रहा है आई। इफ आई इक्वल टू 3 एम्पियर मैंने दे दिया। पहला केस, आई इज कांस्टेंट, तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा? सेकंड, इफ आई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, समझ में आ गया? एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, वी ए माइनस वी बी। सी, current is decreasing at the rate of 3 एम्पियर पर सेकेंड, टी ए माइनस वी बी। जरा हो जाओ शुरू, निकालो जरा एग्जाम्पल 1। तो सीधी सी बात है, आई तो दे दिया है 3 एम्पियर है। पहले केस में आई नहीं घट रहा है ना बढ़ रहा है, दूसरे केस में बढ़ रहा है इस रेट से, तीसरे केस में घट रहा है इस रेट। अच्छा ये डी आई बाई डी टी दिया है, दिख रहा है? तो ये बैटरी बनेगा। एक इंडक्टर कैसे बनता है? बैटरी। घट रहा है या बढ़ रहा है, उससे तुम्हें पोलैरिटी मिलेगी।
और कितने ईएमएफ का बनेगा, एल डी आई बाई डी टी। ये करना है, इलस्ट्रेशन 44 करना है। इलस्ट्रेशन 44, जाओ शुरू। क्या, चलो देखो, पहला देखो, एक देख, 10,
करंट है 3 एम्पियर, जरा डायग्राम देखें कैसा बनेगा। ये 2 ओम है, ये पॉइंट ए है, 3 एम्पियर जा रहा है करंट, ये 4 वोल्ट तो है ही। ये एक बैटरी बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। अगर करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है तो ईएमएफ क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी जीरो है, तो एक बैटरी बनेगा जिसका ईएमएफ जीरो, मतलब वायर। जीरो वोल्टेज की बैटरी कैसे बनती है, वायर। तो जरा देखें, यहां से चले यहां तक, पोटेंशियल डिफरेंस देखना है बस। तो पहले यहां से चलता हूं, यहां का पोटेंशियल मान लूं वीए, फिर कम होगा आई आर, कितना कम हो गया 6, फिर और कम हो गया कितना 4, इक्वल टू वीबी। तो वीए माइनस वीबी कितना हो गया 10। पहले का आंसर 10 वोल्ट। दूसरे में जरा ध्यान दें, फिर से वही दूसरे का डायग्राम। करंट तो 3 एम्पियर ही है, और रजिस्टर कितना है 2 ओम, बैटरी वाली 4 वोल्ट, ये तो चेंज नहीं होगी। ये एक बैटरी बनेगा जिसका ईएमएफ होगा एल, डी आई बाई डी टी कितना दिया है 2, यानी ईएमएफ कितना होगा 4 वोल्ट। अब बैटरी की पोलैरिटी कैसे जज करेंगे, करंट इंक्रीज कर रहा है तो बैटरी, करंट इस डायरेक्शन में है और इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो बैटरी ऐसी बनेगी जो इसको अपोज करे, ऐसी वाली 4 वोल्ट। अब कैसे लिखेंगे, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, मान लिया वीए, घटेगा आई आर 6 घटा, फिर 4 घटा, फिर और 4 घटा, इक्वल टू वीबी। ये माइनस वीबी इक्वल टू 14 वोल्ट। मिल गया। थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें सब कुछ सेम होगा, बस बैटरी की पोलैरिटी बदल जाएगी। 2 ओम 3 एम्पियर 4 वोल्ट। ये बैटरी ईएमएफ इक्वल टू एल, डी आई बाई डी टी कितना है 3, तो 6 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। और पोलैरिटी कैसी हुई, करंट घट रहा है, बैटरी ऐसी बढ़ेगी जो करंट को क्या करे, आए। तो वही करेंगे, यहाँ का पोटेंशियल भी है 6 घटा 4 घटा 6 बढ़ा, इक्वल टू वी बी, कट गया। के माइनस वी बी कितना आएगा, ये समझ में आ गया होगा इंडक्टर बैटरी कैसे बनेगा। स्टेशन 44 और क्या, तो नहीं है टूटी, कहाँ नहीं बोला है ना। मैं डूबा तो सबको, डूबेंगे क्या। हटा दूं, 44 हो गया इलस्ट्रेशन। हो गया। अच्छा, दो रजिस्टर को सीरीज में लगाते हैं आर वन आर टू, आर इक्विवेलेंट कितना होता है, आर वन प्लस आर टू, पैरेलल में आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू। कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं सी वन सी टू, पैरेलल में सीरीज की तरह, और इनको लगाएं तो हटा दूं ये सब।
क्या चल रहा है? तो ध्यान दो, दो इंडक्टर्स को सीरीज में लगाएं तो क्या बनेगा? सीरीज को क्या लगता है तुम्हें, क्या बनेगा? कैपेसिटर जैसे या रजिस्टर जैसे? ये L1, ये L2 सीरीज में लगा दिए। पहला कॉन्सेप्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा। चलो प्रूफ करके देख लेते हैं। ये बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, मतलब इन दोनों को मिला के अगर एक इंडक्टर बनाना होगा तो एल इक्विवेलेंट कितना बनेगा? मैं कह रहा हूं L1 प्लस L2। डायरेक्ट वैसे ही जुड़ेंगे जैसे कैपेसिटर जुड़ते थे, सॉरी रजिस्टर जुड़ते थे। ऐसा समझें कि ये एक बैटरी बनेगी, ये भी एक बैटरी बनेगी। ये L1 डी आई बाई डी टी, ये L2 डी आई बाई डी टी। करेंट सेम है तो डी आई बाई डी टी तो सेम ही होगा, सेम ही करंट जा रहा है सीरीज में। तो ये मिलके ये वाली क्या बैटरी बनेगी? एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी। जिला करंट तो जो इन दोनों में से जा रहा होगा वही इसमें इन दोनों कॉम्बिनेशन में जा रहा होगा, तो इन दोनों को जोड़ के ये बनना चाहिए। तो डी आई बाई डी टी तो सब जगह से हट गया, तो एल इक्विवेलेंट कितना आया? L1 प्लस, यानी ये तो सीरीज में डायरेक्टली जुड़ गए। और पैरेलल होता तो वही पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ काम और अच्छा हो गया। कुछ और खास याद नहीं रखना। पैरेलल में अगर दो इंडक्टर हुए तो एल इक्विवेलेंट डायरेक्टली 1/L इक्वल टू जितने भी हो, दो ही क्यों, 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, या जैसे तुम, यानी वैसा ही करना है जैसा रजिस्टर में करते थे। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी डीसीटी निकालो। अब दो ये वाली डीसीटी, कौन सी डीसीटी थी? पांचवी। सब लोग पेज नंबर 41 पे आ जाएं। पेज नंबर 41 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी जल्दी टिक करो। 1 2 4, डीसीटी 6, 1 2 4 जरा कर दो, 1 2 4 कर दो, 1 2 4। यानी यहाँ सारी ट्रिक्स वाली लग जाएंगी जो रजिस्टर में हमने लगाई थी, रजिस्टर या कैपेसिटर में जैसे हम करते थे। नेमिंग करना अगर समझ में नहीं आ रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज भी लग जाएगा इसमें अगर अपोजिट का प्रोडक्ट बराबर है तो, सब कुछ सेम लगेगा।
पहले का क्या आ रहा है? दूसरा, तीसरा, एक और दिया था ना, चौथा दिया था। आगरा आएगा। अरे सीरीज में जोड़ना है, पैरेलल में जोड़ना है। पैरेलल तो आता था तुम्हें। गए। उम्मीद है सीरीज पैरेलल कर लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आए पैरेलल तो हो जाएगा। चले अब ध्यान दें आगे। चलो इधर ध्यान दो। अब हम सर्किट सॉल्व करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट सर्किट, जब एक इंडक्टर को बिना रजिस्टर के एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। हम ये सर्किट पढ़ेंगे, साइड में साइड बाय साइड कैपेसिटर का भी सर्किट पढ़ते जाएंगे। कैपेसिटर को जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली तब क्या होता है, दोनों रिवाइज हो जाएंगे कि यहां भी है इंडक्टर है L और ऐसा स्विच पहले। अच्छा जरा कैपेसिटर का डिस्कस कर लें पहले, सब लोग शांत रहो, इधर ध्यान दो। कैपेसिटर में जैसे ही स्विच क्लोज होगा वैसे ही कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। रेजिस्टेंस होता तो स्लो चार्ज होता, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है तो फटाक से चार्ज हो जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? 0। वायर बन जाता है वो। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है कैपेसिटर पे? 0। एनर्जी स्टोर्ड कितनी कैपेसिटर पे? 0। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना है चार्ज ऑन कैपेसिटर? CV नॉट। पोटेंशियल ड्रॉप ऑन कैपेसिटर V नॉट। एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर हाफ CV नॉट, हाफ CV नॉट स्क्वायर। इधर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कोई दिक्कत तो नहीं? और ये हमने प्रूफ कैसे किया? अगर हम KVL लगाएं, किसी भी समय कैपेसिटर पे चार्ज Q है और यहां करंट फ्लो हो रहा है I, ध्यान देना। KVL लगाते अगर, देखें इससे KVL से क्या मिल रहा है, यहां से चले V नॉट ने बढ़ाया और Q बाई C ने क्या किया? घटाया। प्लस है ये माइनस है, Q बाई C ने पोटेंशियल कितना घटा दिया। तो V नॉट इक्वल टू Q बाई C। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो Q किसी भी टाइम पे Q कितना हो जाता है? CV नॉट। तो इससे कुछ KVL से खास पता नहीं चला, बस ये पता चला कि Q कितना हो जाएगा? CV नॉट हो जाएगा। लेकिन जरा यहां ध्यान दें, इंडक्टर में जब तुम ये लगाओगे, सब लोग इधर ध्यान दें, सर्किट सारे याद करा रहा हूं। इंडक्टर में जब तुमने जैसे ही स्विच क्लोज किया और KVL लगाया तुमने, करंट आई जा रहा होगा किसी भी टाइम। तो ध्यान देना, ये करंट पहले 0 था, जब ओपन था तो करंट 0 था, करंट बढ़ने लगा तो ये ऐसी बैटरी बनेगा। किस पोलैरिटी की बैटरी? करंट घटे, घटे मतलब ऐसा। और EMF कितना? LDI बाय, तो यहां से गए तो V नॉट बढ़ा, या फिर V मान लो, V बढ़ा और LDI बाई dt, वहां V नॉट माना है ना, इक्वल टू 0। तो V इक्वल टू LDI बाई dt। तो V नॉट बाय L इक्वल टू DI बाय dt। तो dt को इधर ले आओ और इंटीग्रेट मार दो, तो करंट किसी भी टाइम पे कितना हो गया? V नॉट बाय L इंटू प्लस एक कांस्टेंट आता, इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि t इक्वल टू 0 पे करंट कितना होना चाहिए? कांस्टेंट की जरूरत। मैं क्या बोल रहा हूं? तो करंट यहां से क्या ड्राइव हुआ? करंट V नॉट कांस्टेंट, L कांस्टेंट, करंट किसके प्रोपोर्शनल है? मतलब टाइम बढ़ता जाएगा, करंट इस सर्किट में क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। टाइम बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा।
टाइम इनफाइनाइट होगा तो करंट भी क्या होगा, मतलब करंट कंटिन्यूअसली ग्रो करता जाएगा इस सर्किट में, इसीलिए ग्रोइंग करंट सर्किट भी बोल सकते हैं। कंटिन्यूअसली करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अगर कोई ये पूछ ले जैसे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है, फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड का, हाफ सी वी स्क्वायर, ऐसे ही इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला पूछ ले कोई, तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो इंडक्टर बैटरी बनी, उसका ईएमएफ कितना बना, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ लिखा हुआ है ई एल डी आई बाई डी टी। तो ये बताओ जैसे करंट ऐसा जा रहा होता, तो बताओ ये इंडक्टर पावर कितनी आती, पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या सप्लाई कर रहा है, मुझे ये बताओ, पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या सप्लाई कर रहा है, ये बैटरी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो खुद के अंदर क्या कर रहा होगा, स्टोर कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर, कितनी आई वी आई, ई कितना है एल डी आई बाय डी टी इंटू आई, ये तो पावर है, और पावर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, पावर का टाइम के साथ इंटीग्रेशन क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी इन इंडक्टर, तो आएगा dt का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, dt से dt कट जाएगा, तो L आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज वैसा ही आया, हाफ एल, हाफ सी वी स्क्वायर था, यहाँ पे क्या आया हाफ एल आई स्क्वायर। तो ओवरऑल प्रोसीजर याद रहे ना रहे, बोला जरूर याद मिला। तो ये तो पहला सर्किट है, जब मैंने रजिस्टर के बिना ही इंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से, तो कंटिन्यूअसली करंट बढ़ता है। इसमें फाइनल एनर्जी कितनी होगी, करंट कितना होगा फाइनली। अब अगर रजिस्टर कनेक्ट कर दें तो पहला बिना रजिस्टर के अगर जोड़ते तो क्या, बता दूं, अगर फिर कैपेसिटर होता और एक रजिस्टर होता है तो इतना तेजी से चार्ज नहीं होता वो। अब स्विच क्लोज कर रहे हैं, ध्यान देना, अब स्विच क्लोज करेंगे तो क्या बनता,
हमने क्या पढ़ा था कैपेसिटर में, जैसे स्विच क्लोज करेंगे टी इक्वल टू 0 प्लस पे जो होता है वो ऐसा बिहेव करेगा। 0 प्लस पे कैपेसिटर कैसा होता है, वायर, क्या होता है, वायर, रेजिस्टेंस आर। क्या करंट निकाल सकते हैं, इक्वल टू 0 प्लस पे सब कुछ निकाल सकते हैं। करंट कितना होगा, आई इक्वल टू वी नॉट बाय आर, सही है। अच्छा टी इक्वल टू इन्फिनाइट पे बात करें तो कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट अगर बन गया तो करंट कितना होगा कैपेसिटर से, 0। लेकिन किसी भी टाइम पे निकालना होता था मुझे करंट, पहले वी नॉट बाय आर है, बाद में कितना हो गया 0, किसी भी टाइम पे निकालना होता था, दो तरीके होते थे, एक तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, डायरेक्टली सोच ले जाते थे हम, आई नॉट बाय, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है ना, तो आई नॉट बाय आर ई टू द पावर माइनस टी बाय ए होता है, चार्ज इंक्रीजिंग होगा, ये जो भी होगा, ये एक तरीका भी होता था, करंट एट इन्फिनाइट प्लस करंट एट 0 माइनस करंट एट इन्फिनाइट ई टू द पावर माइनस टी बेटा, ऐसा कुछ करते थे करंट किसी भी टाइम पे निकालने के लिए। अब यहां क्या करेंगे, देख कैसा बनेगा, यहां पर भी मैं वही बोल रहा हूं कि तुम एक काम करो, टी इक्वल टू, जैसे ही तुमने रजिस्टर लगाया, टी इक्वल टू 0 प्लस की स्टेट देखो, टी इक्वल टू इन्फिनिटी की स्टेट देखो, सब लोग ध्यान दें इधर, टी इक्वल टू 0 प्लस पे इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, बोलो, ओपन सर्किट, ऐसा बनेगा, तो करंट थ्रू इंडक्टर कितना होगा, 0। लेकिन टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, वायर, करंट कितना होगा, नॉट बाय आर, मिला। तो करंट इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग है, 0 था और बढ़ गया, तो करंट का एक्सप्रेशन लिखते तो तुम कैसे लिखते एनी टाइम, या तो सीधे लॉजिक लगा लो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैक्सिमम वैल्यू इनटू 1 माइनस बाय टॉ, एक तो मुझे टॉ नहीं पता अभी, आरसी मत लिख देना, तो नामो निशान नहीं है इस सर्किट में, समझे, वहां लिख सकते हो, वहां टाइम कांस्टेंट कितना होता है आरसी, यहाँ नहीं है, या कुछ और आएगा, यहाँ कितना आएगा निकालने के लिए जरा समझे, या तो ऐसे समझ लें, मतलब एक्सप्रेशन तो पक्का ऐसे ही कुछ होगा, या फिर उससे भी लिख सकते हैं, उस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, करंट एट इन्फिनाइट कितना था, वी नॉट बाय आर, करंट 0 पे कितना था, 0 माइनस वी नॉट बाय आर टू द पावर माइनस टी बाय टॉ, सेम ही तो लिखा हुआ है, चला मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है, सेम ही चीज तो है। लेकिन मैं ये मान कैसे लूं कि ये ऐसा ही बनेगा, वहां तो मैंने ड्राइव किया, तो यहां भी ड्राइव कर देंगे, हमें क्या जा रहा है, देखो यहां भी ड्राइव कर देते हैं, जैसे ही तुमने स्विच क्लोज किया, वोल्टेज बढ़ा प्लस वी नॉट, करंट मान लो इसमें से आई जा रहा है, तो आई आर का क्या आएगा, ड्रॉप, माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0, तो वी नॉट माइनस आई आर इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो डी टी को इधर भेज दो और एल को भी इधर भेज दो, डी आई बाई वी नॉट माइनस आई आर, क्या अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, डी आई वाले आई वाले इकट्ठे कर दिए, डी टी वाले इकट्ठे कर दिए, ये टी बाई एल बन जाएगा, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 बाई एल बाहर लिख दो, ये क्या बन जाएगा, लॉग के अंदर बाय माइनस आर, जब इंटीग्रेट करोगे तो माइनस आर भी आएगा, कहां से कहां तक, करंट की वैल्यू 0 से लेके एट एनी टाइम, तो ये बन जाएगा टी बाय एल, ये बन जाएगा माइनस 1 बाय आर, लॉग के अंदर एक बार क्या छापोगे करंट की वैल्यू, एक मिनट, यहाँ पे आई इंटीग्रेट करें ना, हाँ, एक बार वी नॉट माइनस आई आर माइनस लॉग के अंदर, जब माइनस आर बाय एल टी इक्वल टू लॉग के अंदर वी नॉट माइनस आई आर बाय ई टू द पावर ले लू,
यहां भी और यहां भी, ध्यान देना, पूरा ड्राइव करके दे रहा हूं। e टू दी पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी वी नॉट माइनस आई आर बाय वी नॉट, तो ये बन गया 1 माइनस आई आर बाय वी नॉट, आई एट एनी टाइम। तो इसको इधर ले आओ, आई एट एनी टाइम आर बाय वी नॉट इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर बाय एल टी। आई एट एनी टाइम हो गया वी नॉट बाय आर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर बाय एल टी। बन गया एक्सप्रेशन वही, बस टॉ यहां से मिल जाएगा अभी देखो, वी नॉट बाय आर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ, ऐसा होता है एक्सप्रेशन। तो टॉ कितना आया यहां से, आर बाय एल या एल बाय आर, बोलो, एल बाय आर। तो यहां नया टाइम कांस्टेंट आ गया, क्या मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब तुम्हें ये सब बार बार मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, तुम हमेशा उसी फॉर्मूले का यूज करो, करंट एट इन्फानाइट प्लस करंट एट जीरो माइनस इन्फानाइट, बट टॉ की जगह क्या ले लो, सब कुछ वैसे ही तो चल रहा है। तो ये प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं, मतलब कैसे आया उसकी जरूरत नहीं है। हम तो हर बार ऐसा इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम हर बार जीरो पे निकालेंगे, इन्फानाइट पे निकालेंगे, सीधा क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे। बोर्ड में प्रूफ ये वाला आ सकता है, आ सकता है बोर्ड्स में, आ सकता है, सच में आ सकता है। इस सर्किट से करंट एट एनी टाइम या कुछ भी निकाल के दिखाओ, डिफरेंशियल बनाओगे, ये डिफरेंशियल ही तो है। तो ये देखने में डरावना है, ये करोगे तो कुछ भी नहीं हो। आज एबसेंट नहीं आया, टॉपिक नहीं आया, जनरेटिंग पूरा भरा हुआ है इंडक्टर, तो कैपेसिटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गया। क्या होगा इस, क्या कि आगे डेडिकेटेड नहीं हो गए। ये तो उनके लिए है जो नहीं आते उनके। अगर किसी ने अच्छा कराया है एकेडमिक के लिए, अगर अच्छे से, यार मैंने भी तो कराता होगा वो।
कांटा मारूंगा ना। चलो लिख लिया, हो गया हो गया हो गया हो गया। तो हो गया हो गया। अरे कितना लिखोगे यार, इतना तो है ही नहीं उसमें। दूं? फिर हमें ये सब नहीं करना, हमें डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज करना है। देखते हैं जरा कैसे। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे ये इंडक्टर है 3 हेनरी, ये रजिस्टर है 5 ओम, एक बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की, और ऐसे स्विच, जैसे स्विच क्लोज करोगे तो टी इक्वल टू जीरो प्लस की स्टेट, इक्वल टू जीरो प्लस पे इंडक्टर कैसा बन जाएगा? ओपन सर्किट। करंट कितना होगा सर्किट में? जीरो। सही है। अगर टी इक्वल टू इन्फानाइट की स्टेट ड्रॉ करोगे तो कैपेसिटर इंडक्टर कैसा बन जाएगा? वायर। अब करंट कितना आएगा? 2 एम्पेयर 5। यानी करंट अगर पूछा जाए, किसी ने बोला करंट किसी भी टाइम पे निकालना है, तुम लिखोगे करंट एट इन्फानाइट प्लस करंट एट जीरो। यही होता है फॉर्मूला। इन्फानाइट पे करंट कितना है? 2। जीरो पे कितना है? 0 माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस टी बाई टॉ, टॉ बाद में छाप देंगे। 2 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टॉ, करंट एट एनी टाइम। टॉ अलग से निकालेंगे, क्या निकल के आया था? एल कितना दिया है? 3। आर कितना दिया है? 5। तो 0.6 है, 0.6। तो करंट किसी भी टाइम पे निकालना हो तो 2 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई 0.6। अब किसी भी टाइम पे करंट निकाल सकते हो। 2 सेकंड मतलब 2 छाप दो, 3 मतलब 3 छाप दो, 4 छाप दो, जो भी टाइम पे निकालना हो। अगर कोई मुझे पूछे पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर पे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो 2 तरीके हैं। आई इंटू 5 ही तो आंसर आएगा, ड्रॉप जो भी इस पे होगा, आई आर। तो आर तो कांस्टेंट है, यानी सीधे आई में किसका मल्टीप्लाई कर दे? 5 का। हिला मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 10 आ जाएगा बस यहाँ, बाकी सब तो एज इट इज रहेगा। इस पे ड्रॉप कितना है? आई आर। आर तो 5 है और आई तुम्हें पता है किसी भी टाइम पे 10 बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, इन्फानाइट। सही है। इन्फानाइट पे वोल्टेज कितना है इसमें से? बोलो। आई आर 10 वोल्ट, स्टार्टिंग में कितना है? 0। छाप दो 10, तो वही आ गया एज इट इज। 10 1 माइनस पावर माइनस में 5 का मल्टीप्लाई करने पे यही तो आता। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कोई पूछ ले बताओ भाई, तो हम बोलेंगे इंडक्टर पे इन्फानाइट पे क्या था?
जीरो माइनस इन्फानाइट ई टू द पावर माइनस टी बाय इन्फानाइट पे इंडक्टर पे कितना डिफरेंस था बताओ? इन्फानाइट पे इंडक्टर पे जीरो, वायर था ये। इन्फानाइट पे जीरो, जीरो पे कितना था? 10। ये क्या बना? 10 ई टू द पावर माइनस टी बाय टॉ कितना है? चिला इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये समझ में आया? मतलब इसका ग्राफ बनता तो कैसा बनता? 10 से शुरू होता और जीरो पे जाता। इसका ग्राफ बनता तो कैसा बनता? जीरो रखते तो कितना आता? जीरो। जीरो से शुरू होता और बढ़ता जाता, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती? ये भी ग्राफ बढ़ता बढ़ता कहां तक पहुंचता? 10 तक पहुंच रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और खास बात, अगर तुम्हें ये नहीं निकालना है, ऐसे नहीं निकालना है, तो ध्यान देना एक और तरीका है इसको निकालने का। ईएमएफ कितना होता है? एल डी आई बाई डी टी होता है ना, यही तो होता है। एल तुम्हें पता है कितना है? 3। डी आई बाई डी टी तुमको पता लग जाएगा कैसे? क्या डेरिवेटिव करके जरा करना। 2 का तो 0 होता है, और वैसे तो एक माइनस होता है इसमें, माइनस एल कितना है? 3 का डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा? 2 का तो 0 हो जाएगा, 2 बाय 0.6 आएगा टू द पावर टी बाय 0.6। 0.6 करोगे तो 20 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 3 से गया 2 तो 10 आएगा, 10 ई टू द पावर माइनस टी बाय 0.6 वही बन जाएगा। तो लगभग एक्सप्रेशन क्या बन गया? तो या तो एल डी आई बाई डी टी से कर लो, या फिर ऐसे ही कर लो। अच्छा, फाइनल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी? हाफ एल कितना है? 3 आई का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 कितनी हो गई? 6 जूल। पहले कितनी थी? 0। अच्छा एक चीज और बता दो, इसी सर्किट में इतना बता दिया, तो इस पे स्टोर्ड कितनी हो गई एनर्जी? अच्छा कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है और इंडक्टर भी स्टोर करके रख लेता है। 6 जूल स्टोर हो गई, किसने दी होगी? बैटरी ने। तो बैटरी ने 6 दी होगी क्या? 6 में से कुछ कौन खा गया होगा? मतलब पावर सप्लाइड या एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी माइनस एनर्जी लॉस एट रेजिस्टेंस इक्वल टू एनर्जी सेव्ड इन इंडक्टर। सही है। अच्छा बैटरी के द्वारा एनर्जी सप्लाइड कैसे निकालेंगे? वी आई। पावर कैसे निकालेंगे? चलो पावर निकाल दो। वी आई, वी आई कांस्टेंट है क्या? तो कौन से आई का मल्टीप्लाई करोगे? 0 वाले का या इन्फिनिटी वाले का? कौन से वाले का? आई एट एनी टाइम पी आई डी टी। नहीं जिला, इंटीग्रेट करके ही पावर सप्लाइड बाय बैटरी निकलेगी, और इंटीग्रेट करके ही आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन 0 से इन्फानाइट, ये इसमें से ये घटाओ अपने आप 6 आ जाएगा। मतलब घर पे जाके तुम्हारा एक काम ये भी है कि पावर सप्लाइड बाय बैटरी निकालना है इसी क्वेश्चन में, इंटीग्रेट करके आएगा, और पावर लॉस एट रेजिस्टेंस निकालना है और इंटीग्रेट करके ये भी आएगा, इसमें घटाना 6 आना चाहिए। देखें आता है नहीं आता? या तो है ही, खैर वरना कल तो हम निकालेंगे ही। तो सर्किट लगभग एंड होने को आ गए, लेकिन अभी सर्किट वाले क्वेश्चंस नहीं करने। अभी मैं सिर्फ जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ वही करने। लाओ जरा मॉड्यूल देना, मॉड्यूल दे दो। कहाँ तक कर ली थी डीसीटी